नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान शांतिलाल जी, जो कि इंदौर निवासी हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, आप आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे? शुरुआती जीवन सर मैं रहने वाला तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जी। निम्बाड़ा तहसील है अच्छा। और मुकाम पोस्ट ग्राम रानीखेड़ा है। जी, जी। वहाँ से रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान घासीलाल जी हैं, जी। जो कि रानीखेड़ा ग्राम से निवासी हैं। मूल रूप से फर्नीचर वाला ही काम था और खेती बाड़ी का काम भी था। जी। उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़े हैं। बहुत बढ़िया। सर, आपकी शिक्षा के बारे में बताइए? सर मेरी शिक्षा में हमारे गांव में स्कूल ही नहीं था, मतलब 8वीं तक था, तो 8वीं तक ही शिक्षा हुई है मेरी। जी। उसके आगे गांव में स्कूल नहीं था। आपके व्यवसाय के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? व्यवसाय सर पहले तो ये फर्नीचर का सुथारी काम ही था, इंटीरियर जिसको बोलते हैं आज की मॉडर्न लैंग्वेज में। जी। तो वही करते थे और इंटीरियर डेकोरेशन करते करते डिजाइनिंग में आ गए। जी। और डिजाइनिंग करते करते 10-15 साल पहले कोई एक ऐसी लिंक मिली कि मैं अब फर्नीचर और इंटीरियर का काम नहीं करता हूँ। अब केवल मेरा ऑडियो साउंड सिस्टम जो होता है, प्रोफेशनल साउंड सिस्टम, अच्छा। उसका मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय है। ऑडियो साउंड सिस्टम मतलब लाइक डीजे वगैरह कुछ? हाँ, जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में लगते हैं, लाइव कंसर्ट में लगते हैं, ओके। बड़े बड़े प्रोग्राम में जो लगता है वो होता है। वो जो इंटरनेशनल कंपनियों का हमारे भारत में माल आता है जी, वो हम बनाते हैं। बहुत बढ़िया। सर, आपके व्यवसाय की उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा बताएं? व्यवसाय में सर पहले तो हम लोग फर्नीचर का ही काम करता था। जी। मुंबई में काम करने गया था मैं सन 84-85 में। जी। वहाँ कुछ फर्नीचर का काम मैंने सीखा। वहाँ से सीखने के बाद वापस अपने मूल गांव में आया, तो वहाँ फर्नीचर का कोई काम नहीं था। उस समय कोई फर्नीचर के बारे में समझते नहीं थे। जी। तो हमारे पास में छोटा सा कस्बा है निम्बाहेड़ा। जी। फिर मैंने वहाँ पर अपनी एक छोटी सी शॉप डाली। वहाँ कुछ छोटा मोटा फर्नीचर का काम किया, लेकिन मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जी। और सन 99 तक मैंने निम्बाहेड़ा में दुकान चलाई, जांगड़ फर्नीचर के नाम से। ओके। तो छुटपुट फर्नीचर बनते थे। हमारे निम्बाड़ा में आसपास 2-3 सीमेंट फैक्ट्री है, तो कुछ काम मेरे को मिलते थे, लेकिन मैं उस काम से संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाई नहीं था। मुझे लगा कि यार जो काम अपन सीखा है वो यहाँ नहीं चल रहा है, कुछ और करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ से प्रस्थान किया। फिर मैं इंदौर शिफ्ट हुआ। ओके। फिर इंदौर में मैंने इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते करते इंटीरियर डिजाइनिंग पर डाइवर्ट हुआ। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं, बहुत सारे किए हैं। इंदौर में भी किए हैं, राजस्थान में भी किए हैं, छत्तीसगढ़ में भी किए हैं। अच्छा, अच्छा। और उसी दरमियान बीच में हमें एक नई लाइन मिल गई, वो है प्रोफेशनल साउंड सिस्टम की। जी। जो कि व्यक्ति के जीवन में हर जगह जन्म से लेकर एंड तक काम आता है। हर आनंद उत्सव आज डीजे साउंड के बगैर नहीं होता है। जी। जहाँ पर भी कोई भी छोटा सा मांगलिक काम होगा तो वहाँ साउंड सिस्टम पे ले आएगा। जी। तो उसका हमें कुछ एक लिंक मिली और कुछ समझ में आया, तो वो काम हमने पकड़ा। जी। और वो हमने 2011 में शुरुआत करी। आज तक उसमें विधिवत रूप से चल रहे हैं। और उस व्यवसाय की हमारी उपलब्धि ये है कि मेरे पास इटली का जो दुनिया का सबसे बेस्ट स्पीकर आता है BNC के नाम से। अच्छा। उसका मैं पूरे MP का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बहुत बढ़िया। फिर एक UK का स्पीकर आता है सिलेक्शन के नाम से, वो वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड में से एक है। अच्छा। हमारे स्पीकर लाइन में उसका भी मैं पूरा MPCG का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और हम जो कैबिनेट बनाते हैं तो हमारी फैक्ट्री पूरी मॉडिफाई है, ऑटोमेटिक सिस्टम पूरा सब CNC मशीनें वगैरह लगी है। अच्छा। उससे वो बनता है। हमारी फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है वो रशिया से प्लाईवुड आती है। अच्छा। रशियन बस प्लाईवुड, वो हम लोग उसमें लगाते हैं। फिर वो इम्पोर्टेड इंक्लोजर उसमें लगाते हैं, उसको फिर हम मार्केट में देते हैं। तो इंटरनेशनल जो बड़े बड़े ब्रांड आते हैं उसके मुकाबले का हम प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत बढ़िया। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम जो कैबिनेट बनाते हैं उस टाइप की कैबिनेट लोग अभी तक आज तक हिंदुस्तान में इम्पोर्ट करके ही बाहर से लाते हैं। अच्छा। हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता। हमारे भारत में उस ग्रेड की इंटरनेशनल क्वालिटी की कंप्लीट यूनिफॉर्म की प्रोडक्ट कोई नहीं बनाते हैं। ओके। हमने प्रयास किया, क्योंकि मेरी भावना ऐसी थी और मेरी समझ ऐसी है। मैं एक बात जानता हूँ कि आई एम पॉसिबल, नॉट इन इम्पॉसिबल। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। बस मेरा हौसला बुलंद होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। और मैंने वो किया है। और आज वो स्पीकर कैबिनेट एक्सपोर्ट करने वाली पूरे भारत की हमारी इकलौती कंपनी है। रिसेंटली मैंने साउथ अफ्रीका की 3 कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया है
और अभी किंगडम ऑफ बहरीन, पता नहीं कहाँ है ये दुनिया में, मैं नहीं जानता हूँ जी। पर मैंने लास्ट कंसर्न में किंगडम ऑफ बहरीन गया है। अच्छा अच्छा, तो ये हमारी बिजनेस की उपलब्धि है बहुत सर। बढ़िया बात है। सर आपका समाज सेवा में रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? समाज सेवा में रुझान तो परिवार के मुखियाओं को देख के होता है। गांव में छोटे छोटे मंडल थे, धर्म के प्रति आकर्षित थे, मंदिर में जाना, रामायण पाठ में जाना, जागरण में जाना, भजन संध्या में जाना, जी कथाओं भागवत में जाना। तो समाज सेवा के प्रति तो घर में शुरू से ही शिक्षा मिली हुई है। जी समाज सेवा में आगे आने का तो अपना दायित्व समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं जी। कि समाज के काम को अपना कर्तव्य समझ के निभाना चाहिए। जैसे हम अपने घर का निभाते हैं, हमारे परिवार का निभाते हैं, वैसे समाज का काम भी हमें हमारा अपना काम समझ के करने की इच्छा होती है। जी। और जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरी तन्मयता के साथ निभाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। सर समाज में आप किन किन पदों पर रहे हैं? समाज में पद तो अपनी जगह है, लेकिन समाज में जो काम ऐसा है वो मैं जीवन भर याद रखना चाहूंगा। जी बताएं। जहाँ मैं रहता था पहले, यानी कि मेरे गांव के पास निम्बाड़ा, जहाँ मेरी दुकान चलती थी पुश्तैनी, वहाँ पर समाज के 100+ घर है, मतलब 100 से ज्यादा घर है जी। लेकिन उनमें आपस में कभी एकमतता नहीं थी। अच्छा। बड़ा संयोग रहा कि मेरी शादी के समय पे जी कि जिनके साथ में वर्क करता हूँ, मेरा बिजनेस काम धंधा चलता था, जी उनको मैं अपनी शादी में नहीं बुला पाया। अपने दूसरे, क्योंकि दूसरे पक्ष वाले मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने आपस में उनके डिस्प्यूट था, उनके कारण मैं उनको नहीं बुला पाया। अच्छा। तो मेरे को कहीं न कहीं वो फिट हो गया दिमाग में कि यार ये बहुत गलत है। जी बिल्कुल। समाज में जो आपसी खींचतान होती है, मन मुटाव जो रहते हैं, मतभेद जो होते हैं, जी ये बहुत बड़ा हमारे लिए, हम बोल सकते हैं कि हमारे समाज के लिए बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे मन में वो लगा, तो मैंने उसके लिए एक प्रयास किया कि पूरे समाज को एक बार, हमारे वहाँ का भी सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय तक हमारे यहाँ कभी सामूहिक विश्वकर्मा जयंती का कोई प्रोग्राम नहीं होता था। अच्छा। मुझे निम्बाहाड़ा से 100 किलोमीटर दूर उदयपुर जाना पड़ता था, या फिर 80 किलोमीटर दूर भिलवाड़ा जाना पड़ता था। अच्छा। चित्तौड़ जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी नहीं होता था। विश्वकर्मा जयंती या वो विश्वकर्मा पूजा दिवस? जयंती मनाते थे लोग, लेकिन अपने अपने लेवल पर मनाते थे। अच्छा छुट्टी रखना काम की, और भैया आज विश्वकर्मा जयंती हम काम नहीं करेंगे, अच्छा। ये होता था। कोई सामूहिक कोई प्रोग्राम नहीं होता था, मिलकर आपस में कोई विश्वकर्मा जयंती नहीं मनाई मतलब जाती कोई थी। गेट टुगेदर इवेंट इस तरह हाँ। कोई प्रोग्राम कहीं नहीं था? फिर मुझे ईश्वर की कृपा से मौका मिला 99 में, 1999 में मुझे, जब मेरी शादी का मामला हुआ तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने सबको एक करने का प्रयास किया। निम्बाड़ा शहर में 100 से ज्यादा घर है, सबके घर गया। जी उस समय साइकिल से चलता था, जी साइकिल से गया सबके घर, सबको बुलाया, सब आप आइए, पधारिए, मंदिर आपका है, समाज का है, भगवान सबके हैं, आपसी मतभेद अपनी जगह रखिए, और किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, किसी से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांगा। जी अपने से जो बन पड़ा, जिस तरीके से बन पड़ा, उस तरीके से विश्वकर्मा जयंती का प्रोग्राम किया। जी। और क्या बताऊं कि मन में इतनी प्रसन्नता, वो प्रोग्राम इतना सुंदर हुआ कि वो अति सुंदर प्रोग्राम हुआ और अद्वितीय प्रोग्राम हुआ, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था पूरे समाज ने। और साथ में जो विश्वकर्मा भगवान को मानने वाली और भी जो समाज है हमारे निम्बाड़े में, वो लोग भी आए थे, पूरे तन मन से उन लोगों ने भी सहयोग किया था। बहुत बढ़िया बात है। ये कब की उसके, ये 1999 की बात है। ओके। और उसी समय फिर हमने जो बुजुर्गों के बीच में जो मतभेद थे, तो उसको थोड़ा सा साइड में रख के युवा पीढ़ी को आगे लाए। अच्छा। उस समय मैं भी युवा था। जी जी। सभी युवाओं को आगे लाके हमने जहांगीर ब्राह्मण नवयुवक मंडल, जहांगीर सुधार समाज नवयुवक मंडल के नाम से एक नवयुवक मंडल गठन किया। उसमें दिशाएं रखी कि भाई हर अमावस्या के पहले जो चतुर्दशी आती है उस रोज मीटिंग करेंगे मंदिर में। और पहली मीटिंग में तय हुआ कि यार हम 10-10 रुपए इकट्ठा करेंगे। जी फिर 3 महीने बाद उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर 3 महीने बाद उसको 20 रुपये महीना करा, जी। फिर उसको 50 रुपये महीना करा, जी फिर उसको 100 रुपये महीना करा। आज पर्याप्त फंड है जी। काफी कुछ जमीन भी मिल गई है। एक भामा शाह जो है हमारे, उन्होंने मेरे ख्याल से 1.5 बीघा जमीन हमको डोनेट की है संस्था को। बहुत बढ़िया। और वो संस्था आज की तारीख में बहुत अच्छे रूप में काम कर रही है। वो निम्बाड़ा बहुत छोटा कस्बा है, जी चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहाँ नहीं है, बताया। निम्बाड़ा में है। मुझे बड़ा आनंद होता है, बड़ी अनुभूति होती है। और निम्बाड़ा के जो अभी जो लोग उसको अनवरत रूप से चला रहे हैं, जी वो लोग मेरे को कई बार वहाँ बुला चुके हैं धन्यवाद देने के लिए कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छी शुरुआत की कि आज हम सब साथ में हैं। साथ में। आज भी हर वर्ष उसी की भांति
कार्यक्रम होता है। जी। पूरे नगर में शोभा यात्रा भगवान की निकलती है, जी। भगवान का भ्रमण होता है और गाजे बाजे के साथ और बड़ा धूमधाम से होता है। बहुत बढ़िया। और मैं प्रयास करूंगा आपको उसके कुछ फोटोग्राफ अपलोड करवाने मैं के, देखूंगा। कुछ वीडियो क्लिप भी होगी तो वो भी दूंगा आपको। बिल्कुल। तो अभी भी मतलब वो लोग, उनका ऐसा प्रेम रहता है, मेरे को हर साल बुलाते हैं जी। और अभी भी वो मतलब मेरे को एज ए ट्रस्टी और एज ए संस्थापक का सम्मान देते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि मैं अपने जीवन की सबसे एक अच्छी और छोटी उपलब्धि मानता हूँ कि छोटी सबसे अच्छी उपलब्धि मानता नहीं, हूँ। बिल्कुल बढ़िया बात है। आपने शुरुआत करी, नई पहल करी कि जो पुराने बुजुर्ग लोग थे और मतभेद थे उसको आपने हटा के एक युवा पीढ़ी को सामने लाके एकजुट करने का प्रयास किया आपने। बहुत अच्छा प्रयास है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मेहनत और मेरी माँ की तपस्या और उसके आशीर्वाद को। बहुत बढ़िया। मैं बहुत छोटा था, लगभग साल भर का था, पिताजी का देहांत हो गया। अच्छा। उसके बाद मेरी माँ ने गांव में बहुत मेहनत करी, बहुत मजदूरी करी, यहाँ तक कि लोगों के खेतों में भी मजदूरी करी। मेरे अपने खेत में तो करी, लोगों के खेतों में भी मजदूरी करी और बड़े अथक प्रयास करके मुझे 8वीं क्लास तक पढ़ाया। जी। जब मुझे समझ में आया कि यार ये आगे शायद अपने लिए पढ़ाई संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि गांव में 8वीं से ज़्यादा स्कूल भी नहीं था, जी। शहर जाना पड़ता और उसके लिए यह सत्य है कि मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। परिस्थिति के हिसाब से आपने फिर हाँ। डिसीजन लिया। तो मैंने कुछ भी काम करने की मन में ठान ली और निकल गया। जी, बताया, बहुत बढ़िया। तब से पीछे मुड़ के आज तक नहीं देखा और मेरी जो सफलता है, जो मेरी श्रेय है, मैं उसको जानता हूँ। मैं अपने किसी भी काम के पीछे अपनी पूरी लगन और पूरी मेहनत से लगा रहता हूँ और जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ बहुत। और विश्राम करना समझता नहीं हूँ। जी। और बाकी मेरी माँ का आशीर्वाद है और ईश्वर की कृपा है कि मैं जिस काम में मैंने आज तक हाथ डाला, मैं हर काम में सफल होता गया हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर, समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो साहब क्या कहना चाहेंगे, आज की तारीख में अब आईटी का जमाना आ गया है, जी। उसके भी ऊपर एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, बहुत कुछ बदलाव हो गया है। जनरेशन युग परिवर्तन वाली स्थिति हो गई है। मेरी स्थिति अलग है, मैं अभी भी उस जमाने के बारे में सोच रखता हूँ, मानसिकता रखता हूँ, लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है वो कुछ अलग मानसिकता रखते हैं। मेरे साथ के जो लोग हैं, मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी की कुछ भावनाओं को समझना रहेगा। डेवलपमेंट समाज में होता है, समय के साथ होता है, समय के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ परिवर्तन है, समाज में भी है जी। कुछ हमारी रीति रिवाज हैं, उनमें भी परिवर्तन है जी। और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें समझना पड़ेगी और बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी नई जनरेशन को भी समझना चाहिए। जी। बहुत सबसे बड़ा तो चैलेंज जो है आज की तारीख में वो बच्चों की एजुकेशन को लेकर नहीं है। शादी, बेसिक एजुकेशन के लिए तो बच्चे खुद ही मतलब बहुत सीरियस है जी। लेकिन माता पिता का जो एक चिंता है वो ये है कि बच्चों की एजुकेशन तो हो जाती है लेकिन उनके लायक योग्य वर या योग्य वधु नहीं मिल पाती। ये बहुत बड़ा चैलेंज है समाज में। बिल्कुल। इसके लिए समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, जो भी समाज में एक्टिव उन सबको बैठ के इस विषय पे चर्चा करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसके पीछे हम पढ़ाई के पीछे, अंग्रेजी के पीछे, आईटी के पीछे, आईआईटी के पीछे, आईआईएम के पीछे इतने लगे हैं कि हमारे जो एक नेचुरल प्राथमिक संस्कार जो पहले माँ देती थी घर में, वो आजकल बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मोबाइल बहुत आजकल उपयोगी चीज है और ये गूगल जो है आज की तारीख में दूसरा देवता है लोगों के लिए जी। तो ये एक बड़ा विचार करने वाली बात है, समझने वाली बात है क्योंकि ये जो समय है जी, ये काफी कुछ मतलब सीरियस और समय है, इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात है जी। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ। समाज के एवरीवन, हर एक व्यक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ, आप समाज के किसी भी कार्यक्रम में जाएं, कहीं भी जाएं, अपने बच्चों को साथ में जरूर लेके जाएं, समाज के लोगों से परिचय करवाएं। पहले भी हमारे यहाँ यही व्यवस्था थी और ये व्यवस्था आज भी है, लेकिन भाग दौड़ की जिंदगी में शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता या हम कहीं कहीं उसको अवॉइड कर देते हैं कि यार अगले प्रोग्राम में जाएंगे या उसमें चले जाएंगे, अभी आ रहने दो। मेरा निवेदन है सभी से
पहले जो हमारी पुरानी व्यवस्था है, पहले किसी की कोई भी प्रोग्राम होता था पूरा परिवार सहित जाते थे, जी आपस में मिलना जुलना होता था, परिचय होता था, जी तो बच्चे प्रैक्टिकली उस व्यवस्था को देखते थे और उसको फिर वो आगे फॉलो करते थे। जी अभी भी मेरा सभी से निवेदन यही है, अभी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लोग अभी भी करते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम हो गया पहले तो के उसका मुकाबले। रीज़न ये रहा कि वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान होने की वजह से या पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो उसके लिए थोड़ा सा समय हाँ, ये आपकी व्यवस्था है पढ़े लिखे निकालना की बहुत भी। जरूरी है अभी समाज के लिए। सही बात है, पढ़े लिखे डिस्टर्ब ना हो बच्चे की, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज की तारीख में कंपटीशन का दौर है, बहुत लंबी ज्यादा पढ़ाई करना पड़ती है, लेकिन मेरे को हमारे समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी मेरे को, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, जी पर मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूंगा कि वो बात किसी को पसंद आती किसी को नहीं आती, जी लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है उसकी 80 से 90% संभावना नौकरी करने की होती है। जी कोई भी बच्चा ज्यादा पढ़ लेगा, आईआईटी से आएगा, आईआईएम से आएगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ भी करेगा, तो मुझे लगता है कि वो 80% 90% उसकी संभावना जॉब में ही जाती है, और कई बार बच्चे अपना शहर छोड़ के बहुत दूर चले जाते हैं। जी लेकिन कम पढ़े लिखे बच्चे भी होते हैं ना हमारे बीच में, जो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, जी वो सफल बिजनेसमैन भी बनते हैं बिल्कुल और बहुत अच्छे बनते हैं। बिल्कुल। और समाज में आपसे छिपा हुआ तो कुछ है ही नहीं, आप तो पत्रकार हैं, आपके पास तो कई लोगों का बायोडाटा है, कई लोगों की जन्म पत्रिका है, आपको पता है कि ये जो हमारे समाज में बड़े बहुत ऊंचे लेवल पे गए, जिन लोगों ने नाम कमाया है, आप इनकी एजुकेशन के बारे में देखें। जी जी बिल्कुल। एजुकेशन और समझ दोनों का आपस में कोई तोल नहीं है। और आजकल तो ये भी चल रहा है कि जॉब ना करके बिजनेस करें ताकि कम से कम दूसरों को रोजगार दे सके। इस मामले में मेरा तो स्पष्ट मैसेज है कि हमारे समाज में तो कोई नौकरी का अवसर थे ही नहीं। जी हमारे समाज में कभी किसी ने नौकरी करी नहीं। हमारे समाज में की सही पहचान अंग्रेजों ने की थी। जब हमारे देश में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन डाली जी तो इंग्लैंड से या ब्रिटेन से यहाँ पे कोई इंजीनियर नहीं आए थे रेलवे लाइन डालने के लिए, या कोई वहां से कुशल कारीगर नहीं आए थे, यहीं से बिल्कुल बोले, और हमारे नाम से वो उठा के ले गए पकड़ के, बोले जांगीड़ है, ये सुतार है, बोले उठाओ, ये जन्मजात इंजीनियर है, बोले इसको सब आता है, ये टेक्निकल मास्टर है। बिल्कुल सही बात है। वो अगर मैं गलत हूँ तो हमारे समाज के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछो जो 80-90 साल की उम्र के सही हो, बात। वो ये बता पाएंगे हमको कि यार ये ऐसा होता था और ये सही है, जी और ये मुझे जानकारी किसी बड़े बुजुर्ग ने दी है, बिल्कुल। तो मैं तो मानता हूँ यहाँ पॉसिबल है, ये होता है ऐसा। सर युवा पीढ़ी के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? युवा पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहता हूँ जी कि युवा पीढ़ी जितनी पढ़े उतनी अच्छा है। पढ़ाई जीवन में हर जगह काम आती है, जी क्योंकि हमारी जेब से लोग पैसा निकाल सकते हैं, हमारे प्लाट पे कब्जा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे ज्ञान है उसको कोई नहीं चुरा सकता है। जी मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करता हूँ, आप खूब पढ़िए, लेकिन मानसिकता को बिजनेस वाली रखिए। आपका नॉलेज आपके बिजनेस में काम आएगा, आप एक सफल उद्यमी बनिए। खुद रोजगार करने की बजाय 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों को रोजगार दीजिए और एक सफल उद्यमी बनिए। जी यही मैं युवा पीढ़ी को मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर आप परिवार के बारे में थोड़ा सा शेयर करें। परिवार मेरा बड़ा अच्छा परिवार है, बड़ा परिवार है, बड़ा पूरा परिवार है। मेरे पिताजी के हम 7 भाई बहन थे, मेरे पिताजी की 7 संतान थी, जी उसमें से अभी हम जीवित 3 हैं। अच्छा हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ 7 में, और मेरे जो भाई साहब हैं वो सबसे बड़े हैं। अच्छा वो गांव में रहते हैं, अभी भी वो मतलब हमारी परंपरा पुराने से काम करते हैं, सामाजिक आना जाना, खेती बाड़ी और घर में छोटा मोटा जो काम होता है वो करते हैं। जी और मतलब घर के मुखिया आज की तारीख में भी वही है। सामाजिक कार्यक्रम जो भी होगा वो कहेंगे वैसे ही होगा, उनके निर्देशन में ही होता है। बिल्कुल। एक मेरी सिस्टर है जो मुझसे बड़ी है, वो नीमच जिले में उनकी शादी हुई है, तो हमारे जिया जी भी यही काम खेती बाड़ी और फर्नीचर सुथारी काम करते हैं। जी और मेरा भांजा जो है वो मेरी फैक्ट्री मैनेज करता है, अच्छा मेरे बेटे के सहयोग में रहता है। बहुत बढ़िया। और मेरे घर में मेरे भाई साहब के 4 बच्चे बच्ची हैं, जी एक गुड़िया शांत हो गई है, 2 लड़कियां एक लड़का है। मेरे यहाँ पे मेरा एक बेटा है जो मेरी फैक्ट्री संभालता है, प्रोडक्शन देखता है फैक्ट्री में, जी और एक मेरी गुड़िया है वो सीए की पढ़ाई कर रही है अभी। बहुत बढ़िया। बंधुओं आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। जी आप मेरे साथ ही मेरे जैसे कई लोगों से मिलते हैं, जी और आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। इस प्रोफेशन को आप करके समाज को आप क्या दे रहे हो ये समाज के बुद्धिजीवी लोग जान सकते हैं। इनका मैं तो ताली बजाना चाहूंगा भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी हिम्मत का काम है ये
क्योंकि आजकल हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। जिस प्रोफेशन में है, पत्रकार हैं, समाज सेवा में लगे हैं, अपना शहर छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, लोगों से जाते हैं, मिलते हैं और लोगों की बात को हम आम समाज जन तक पहुंचाते हैं। आपके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको। आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए हिस्से के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।